हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकपॉट क्लास 10th का गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का 16 फरवरी को गणित का बोर्ड एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। मॉडल सेट को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है। वायरल क्वेश्चन का सेट अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। जरूर वीडियो को देख कर जाइएगा। आप लोगों का काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। और मैंने आप लोगों के लिए 2009 से लेकर 2023 तक का रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो बना दिया है। सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 बार 6 बार रिपीट हुआ है और 2024 का बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, पूर्णांक 80 का रहेगा। 3 घंटे समय दिया जाएगा आप लोगों का और 30 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी पहले से आपको पता था। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। पहला नंबर, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? पहला ऑप्शन है 2 to the power 3 into 3 into 5। दूसरा ऑप्शन 2 to the power into 3 into 5। तीसरा ऑप्शन 2 into 3 into 5 और चौथा ऑप्शन है 2 into 3 to the power 2 into 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 120 का अभाज्य गुणनखंड है। इस तरीके से 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों का एग्जाम में आएगा। पत्थर की लकीर है ये क्वेश्चन, आना ही आना है। आप लोग अच्छी तरीके से गुणनखंड निकालने सीख जाइएगा। बस यहाँ पर वैल्यू अलग रह सकता है। 120 की जगह हो सकता है 140 रहे या 150 रहे या 100 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड आएगा ही आएगा, कन्फर्म। और यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर, 23/2 का घात 3 और 5 का घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पर हर में 2 और 5 का यहाँ पर गुणनफल कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसका 2 और 5 है अंश में, तो हमेशा इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊपर अंश और नीचे हर में 2 या फिर 5 दोनों रहे या दोनों में से एक रहे, तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत होगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन पत्थर की लकीर है। आएगा 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 आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा मतलब आएगा। हर एक साल आता है और हर एक बार आता है और आना ही आना है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, y = px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर x में जितना बार ये सांप टेढ़े मेढ़े जो दिख रहा है कटेगा उतना ही px का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार कटा है, यहाँ पर एक बार कटा है, तो इसलिए px का वैल्यू 1 हो जाएगा। px = 1। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर x y, और यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। चलिए इस तरीके से यहाँ पर बताना है कि x यानी कि px का वैल्यू क्या होगा। नीचे कमेंट आप लोग कीजिएगा तीसरा नंबर का, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया था उसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है -4/3, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है -3/4, चौथा ऑप्शन है 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, -4/3 शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यक निकाल लेना है, उसके बाद बस जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म
क्या होगा। तो इसको आप लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। ये किसका फॉर्मूला है, देखिए पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा अनेक हल होगा, तीसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा, चौथा ऑप्शन है दो हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर जो रेखाएं बनेगा इस तरीके से वो समांतर हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं। तो यहाँ पर सरल रेखाएं कैसा होगा, पहला ऑप्शन संपाती, दूसरा प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती है, तीसरा समांतर है और चौथा लंबवत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रतिच्छेद करती है। दोनों यहाँ पर जो समीकरण है इस पर रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब यहाँ पर अगर हम लोग हल का बात करें तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा, इसका हल बताना है। तो बस वैल्यू रखेंगे हम लोग, देखिए x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 4, तो 2 जोड़ 4 बराबर 6 हो जा रहा है, जबकि यहाँ 14 है। तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, दूसरा देखते हैं, दोनों को जोड़ने से 6 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है, इधर 3 हो जाएगा, 3 बराबर 14, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा ऑप्शन 9 x बराबर 9 है तो 9 प्लस y बराबर 5 है तो इधर 5 बराबर 14, तो यहाँ पर 14 बराबर 14 हो गया। तो देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल फिट हो रहा है, 14 बराबर 14 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। अनगिनत हल यानी कि संपाती रहेगा, इस तरीके से एक ही रेखा पर दूसरा रेखा पूरा संपाती रहेगा। पहला ऑप्शन है k का वैल्यू 5, दूसरा 10, तीसरा 6 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 10, k का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 9 नंबर की ओर। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बताना है, तो सबका सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद आप लोगों को, चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा 9 नंबर का क्या सही आंसर होगा, ठीक है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सबको सोल्व कीजिएगा और देखिएगा किसमें द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगा, पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा समान, दूसरा वास्तविक तथा असमान, तीसरा समान, चौथा वास्तविक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वास्तविक तथा असमान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के एक के मूल -2 हो तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान क्या होगा, अगर पहला मूल -2 है, पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, k का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, समांतर श्रेणी यानी कि AP -5 -1 3 7 का सारो अंतर क्या होगा। तो अगला पद से पिछला पद को हम लोग माइनस कर देते हैं, सारो अंतर निकल जाता है, d निकल जाता है, 7 - 3 बराबर 4, 4 इसका सारो अंतर होगा 4, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। एक AP में यदि a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 तब an का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू 7 दिया गया है, जोड़ n का वैल्यू 8 दिया गया है, 8 - 1 और d का वैल्यू 3 दिया गया है। बस इसको सोल्व करना है और फिर
ए एन का वैल्यू लाना है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसको सॉल्व किया जाए क्या सही आंसर होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर भी बता देता हूँ, मैच कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है सर्वांगसम, दूसरा समरूप, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, आकृति में डी ई समांतर बी सी है तो ई सी का मान बताना है, यानी कि यहाँ पर इसका मान बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अनुपात में लिखेंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं ए, चलिए अच्छे से लिखता हूँ मैं, ए डी बटे डी बी, एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक, बराबर उसी प्रकार इधर से ए ई बटे ई सी। बस वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू 1 है बटे बी डी का वैल्यू 2 है, बराबर ए ई का वैल्यू 1.5 है, और ई सी तो निकालना है। बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ई सी का वैल्यू निकल जाएगा। पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 1 सेंटीमीटर, चौथा 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगा? कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिंपल सा हम लोग कर्ण स्क्वायर माइनस कोई एक भुजा का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर, बराबर तीसरा भुजा यहाँ पर शेष भुजा बराबर यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट 169 माइनस 1 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और फिर 2 बच जाएगा 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, 5 5 5, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, बिंदुओं 0 0 यानी कि ये जो है वो मूल बिंदु है तथा 36 15 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 39, चौथा ऑप्शन है 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 39। दूरी सूत्र यहाँ वाला वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो दूरी 39 मात्रक आएगा या 39 आएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। पहला ऑप्शन है 3 5, दूसरा ऑप्शन है 2 4, तीसरा ऑप्शन है 3 1 और चौथा ऑप्शन है 2 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 6। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, यदि ए 5 0, बी 8 0, सी 8 4, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने उस वीडियो में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 12, तीसरा 6 और चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या 6 मात्रक स्क्वायर, ठीक है, 6 वर्ग मात्रक, आप इसको लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा? यदि साइन 3/4 है तो कोस क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3/√7, दूसरा ऑप्शन है √7/4, तीसरा ऑप्शन है 3/5 और चौथा ऑप्शन है 4/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, √7/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, यदि 2 कोस ए बराबर 1 तो
ए का मान क्या होगा, ए का मान यहाँ पर बताना है, यानी कि कितना डिग्री होगा बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कोस ए बराबर 1 और ये वाला जो 2 है बराबर का दूसरे साइड आ जाएगा तो 1/2 हो गया। अब बताइए कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा 60 डिग्री। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है साइन 18 थीटा बटे कोस 72 थीटा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1, वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 45 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 3 सेंटीमीटर, तो OA ज्ञात करना है, OA ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर OP 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PA यहाँ पर PA 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस ट्रिक्स से आसानी से निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इधर OA इजिकल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 16 होगा, 16 अंडर रूट 16, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2, πr²/2। तो यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, तो पाई का वैल्यू चलिए मैं लिख देता हूँ 22/7 गुना r², r 7 गुना 7, फिर इसको गुना कर देंगे 1/2 से, क्योंकि अर्धवृत्त है। 7 और 7 कट जाएगा 2 और यहाँ पर 22 कट जाएगा 11। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया है 11 गुना 7, दोनों गुना कर देंगे तो 77 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है θ/360 गुना 2πr, दूसरा ऑप्शन है θ/360 πr, तीसरा ऑप्शन है θ/360 πr², चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला θ/360 2πr। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का त्वरण कहते हैं। पहला ऑप्शन है कम प्रकार, दूसरा अधिक प्रकार, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कम प्रकार का त्वरण।
फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1/2। तो इसको आप अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है। अब लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरी, टोटल 8 दिया हो रहेगा, उसमें से 6 प्रश्नों का हल करना है। देखिए 31 नंबर, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 और 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब HCF बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। फिर LCM बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 बराबर 3024। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है थोड़ा सा अल्टर दिया गया है, थोड़ा सा मुश्किल वाला है, हम लोग यहाँ पर आसान वाला देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² के लिए x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, गुणनफल और एक योगफल दोनों 1 है, तो यहाँ 1x को गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर हो गया, x² माइनस x प्लस 1। देखिए x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर भी वही आंसर है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला के साथ बताया था, उसी को बनाइएगा, इजीली बन जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए और में एक क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन को बनाना है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px x⁴ माइनस 5x प्लस 6 को gx इज इक्वल टू 2 माइनस x² से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन एक बार समझिएगा तो इजीली बन जाएगा। हल देखिए यहाँ पर पहले x² को पहले लिखते हैं, ये पैटर्न है द्विघात समीकरण को लिखने का, तो इसलिए माइनस x² को पहले लिखेंगे, फिर प्लस 2, और यहाँ पर हम लोग भाज्य में ये वाला है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि माइनस x² को किससे गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, माइनस x को माइनस x से गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x घात यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, दोनों को जोड़ देंगे तो x⁴ हो जाएगा, तो x⁴ हो गया। फिर देखिए 2 को माइनस x² से गुना करेंगे तो माइनस 2x² हो जाएगा, फिर साइन बदल कर सोल्व करेंगे तो x⁴ कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 5x है, तो यहाँ पर x² है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी का है, तो माइनस प्लस नहीं होगा, इसलिए सेम उतार देंगे। पहले यहाँ पर प्लस 2x² को उतारेंगे, उसके बाद माइनस 5x को उतारेंगे, फिर प्लस 6 को उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे माइनस x² से किसको गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा माइनस 2 से, तो यहाँ पर हम लोग माइनस 2 से गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर 2 को भी माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस के साथ। अब यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, साइन बदलेंगे तो 2x² कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास शेष फल में बचेगा माइनस 5x, फिर यहाँ पर प्लस 6 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा भागफल आ चुका है माइनस x²
-2 और शेष पर लग गया है -5x + 10। तो इसको यहाँ पर लिख देना है। अतः भागफल बराबर -x² - 2 तथा शेषफल बराबर -5x + 10। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर AOB और COD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AOB और COD ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका हल देखिए, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए OCD बराबर कोण OAB एकांतर अंतः कोण। अब देखिए AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाने के बाद समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू 2CD है। तो इसीलिए हम लोग AB के स्थान पर 2CD रख देंगे। 2CD रखने के बाद यहाँ पर CD² कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 4/1। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD इज इक्वल टू 4:1 4:1। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो इसका हल देखिए, y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0y के रूप में होता है। तो देखिए y अक्ष पर कोई भी बिंदु x का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0y निर्देशांक होगा। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे 0y का, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अतः माना कि बिंदु P 0y बिंदुओं AB से समदूरस्थ है, तब यहाँ पर PA बराबर PB हो जाएगा। दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर PA दूरी सूत्र का फॉर्मूला से यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखा गया है, और उसी प्रकार यहाँ पर PB² का दूरी सूत्र फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई किया गया है, फॉर्मूला को नहीं लिखा गया है। आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। वैल्यू सोल्व करेंगे इसको हम लोग पूरा, तो 4y बराबर 36 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। अतः वांछित बिंदु 0 और 0,9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। x तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों को बस y निकालना था, y 9 निकल गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर। मान निकाले देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर स्क्वायर है, उसके लिए यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा, 2 है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये सब वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना है। फिर यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा।
अब इसको सोल्व करेंगे, 2 के लिए 2 उतार देंगे, 1 का घात 1 होता है, उसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरा 2 में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी -1/4 हो जाएगा। फिर इसको फर्दर आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो 4/8 आएगा और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन आना फिक्स है 35 नंबर में। देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए दिया है वृत्त सर्कल ओ आर, यानी कि सर्कल सी है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है, में 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी है। सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। प्रमाण, क्योंकि ओपी लंब ए बी, ओपी लंब है ए बी पर, अतः कोण ए पी ओ ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा ओ क्यू लंब सी डी, तो ये आपका ओ क्यू डी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए दोनों कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर हो गया दोनों, और दोनों समकोण है तो इस तरीके से दोनों का दोनों समांतर हो जाएगा, दोनों भुजा ए बी समांतर सी डी, ये प्रूव हो गया। फिर देखिए 37 नंबर, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा 5 मिनट में। तो यहाँ पर हम लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आर दिया हुआ है आपका 14 और मिनट दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 5 मिनट में आपका 30 डिग्री होता है, तो वैल्यू 30 डिग्री हो डिग्री का वैल्यू। देखिए हल, आर इजिक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 60 मिनट में मिनट की सुई 360 का कोण बनाती है, 5 मिनट में बनाया गया कोण 360/60 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। रचित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा/360, वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 गुना 14 हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। फिर देखिए थीटा का वैल्यू 30, फिर नीचे 360 के लिए 360 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यच्छादृत निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, दूसरा है गेंद लाल नहीं हो और तीसरा है काली हो। तो यहाँ पर देखिए संभव परिणामों की कुल संख्या 5+3 या 3+5 बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रकार की गेंद है, लाल और काला। लाल 3 है, काली गेंद 5 है, टोटल हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए ए नंबर, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, चूंकि थैले में 3 लाल गेंद हैं अतः अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा 3/8। अनुकूल परिणाम 3 है और टोटल 8 है, तो बस 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, लाल नहीं हो यानी कि इनडायरेक्टली बोला जा रहा है लाल नहीं हो तो काली हो। देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5, प्रायिकता लाल नहीं है यानी कि काली हो का प्रायिकता 5/8, 5/8 ये आंसर हो गया। फिर देखिए तीसरा, थैले में काली गेंद तो 5 है, तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और प्रायिकता यहाँ पर काली गेंद का, यहाँ पर लाल गेंद लिख दिया है, 1 मिनट, ये तीसरा नंबर काली हो पूछ रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन काली गेंद हो, तो यहाँ पर लाल की जगह काली लिखना है, काली गेंद, प्रायिकता काली गेंद का 5/8। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबरी क्वेश्चन की ओर। 3 नंबरी में भी टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 प्रश्न को ही सोल्व करना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। 39 नंबर, दर्शाएं कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि 5 - बराबर एक परिमेय संख्या। 5 - बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। 5 - a/b ये परिमेय संख्या इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। चूँकि √3 बराबर एक परिमेय संख्या होगी, विरोधाभास हो रहा है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, या फिर अथवा में और एक क्वेश्चन रहेगा जिससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, भाजक 135 भाज्य 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यहाँ पर देखिए a इजिकल टू BQ + R, ये आपका एल्गोरिथ्म, आपका विभाजन एल्गोरिथ्म है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। और यहाँ पर जो R है वो R 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए, और यही होता भी है, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर देखिए, चरण 1 में हम लोग 225 को भाग देंगे 135 से, तो भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 90। फिर यहाँ पर देखिए 135 को फिर से हम लोग भाज्य बनाकर भाग देंगे 90 से, शेषफल जो बचा है उससे भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा, यानी कि एक भागफल आएगा 45, शेषफल आ जाएगा। फिर से 90 को भाग देंगे 45 से, तो 2 बार में शेषफल 0 बच जाएगा, तो शेषफल 0 बच गया। लास्ट में हम लोग 45 से भाग दिए थे, तो 45 इसका HCF हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करना है। x - 2y = 0, 3x + 4y = 20, ये 2 समीकरण है। तो पहला को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा को समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 से देखिए x - 2y = 0, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के स्थान पर कुछ कुछ वैल्यू रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, तो देखिए y बराबर 0/2, 0/2, तो y बराबर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर अभी 2 रखेंगे, y बराबर x के स्थान पर 2 रखते हैं, बट्टे 2 काट देंगे इसको, तो 1 आएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 1। तो x बराबर जब 2 रखते हैं तो y बराबर 1 आ जाता है, इसको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर देखिए समीकरण 2 से सेम करना है। 4y = 20 - 3x, तो यहाँ पर y बराबर 20 - 3x/4। अब यहाँ पर x बराबर देखिए, x का वैल्यू पहले 0 रख कर देखते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं एक बार। y = 20 - 3 गुना 0 रखते हैं बट्टे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20/4 बचेगा, काट देंगे इसको तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर y बराबर 5। फिर देखिए नेक्स्ट x बराबर 4 रख कर देखते हैं। x बराबर यहाँ पर अगर हम लोग 4 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से पहले ग्राफ बना लेना है, XY अक्ष बना लेना है। उसके बाद देखिए x0 y0 यानी कि मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु है। उसके बाद x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, 2 1, x का वैल्यू 2 यहाँ पर और ऊपर y का 1, तो यहाँ पर ये दोनों हो गया समीकरण 1 का पॉइंट। दोनों को मिलाकर इस तरीके से लाइन खींच देना है। उसी प्रकार यहाँ पर समीकरण दूसरा से भी, समीकरण दूसरा 0,5 है, तो x का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा 0 हो गया, ये वाला। अब y बराबर 5, तो y बराबर 5 हम लोग
बढ़ेंगे तो यहाँ पर y बराबर 5, यानी कि एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। अब देखेंगे कहाँ पर कटा है उसका सीधों देखिए x बराबर 4 हो जाएगा और इधर y बराबर 2 हो जाएगा, तो 4 2, यही इसका आंसर हो गया। x बराबर 4, y बराबर 2। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A3 का वैल्यू दिया हुआ है 12, इसलिए A3 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस ए करेंगे तो 2 को डी से गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा और ए को यहाँ पर सेम उतार दिए हैं। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः A50 का वैल्यू 106 दिया गया है, तो A50 बराबर ए प्लस 49d हो जाएगा, जिससे यहाँ पर 50 n का वैल्यू 50 है तो 50 में 1 माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49d। और यहाँ पर A50 का वैल्यू रखेंगे और इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को समीकरण को हल करेंगे हम लोग। A प्लस 2d इजिकल टू 12, A प्लस 49d इजिकल टू 106। अब माइनस करेंगे ए कट जाएगा और यहाँ पर सोल्व करने से बचेगा हमारे पास 47d इजिकल टू 94 इजिकल टू d इजिक्वल टू यहाँ पर डी का वैल्यू निकालेंगे तो 94/47 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 बचेगा। इस तरीके से डी का वैल्यू 2 आ गया है। अब समीकरण 1 में हम लोग डी का वैल्यू रखते हैं। देखिए a प्लस 2d इजिक्वल टू 12, ए के लिए a, 2 के लिए 2, डी का वैल्यू क्या है देखिए 2, तो 2 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ गया है, a का वैल्यू 8 आ गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसका 29वां पद निकालना था, तो यहाँ पर A29 लिखेंगे। A29 बराबर A प्लस 28D, A प्लस 28D। ए का वैल्यू रखेंगे हम लोग, ए का वैल्यू अभी निकाले हैं 8, तो ए का वैल्यू 8 रख देंगे। 20 के लिए 20, डी का वैल्यू 2 निकाले हैं, 2 लिखकर इसको सोल्व कर देंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अथवा में रहेगा। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए a इजिकल टू 5, l इजिकल टू 45, s इजिकल टू 400। अब यहाँ पर n/2 a प्लस l इजिकल टू 400 दिया गया है। बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग और यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 50 हो गया, ओके। और यहाँ पर 2 है, 2 को बराबर का दूसरे से ले जाएंगे तो 400 के साथ गुना हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। 50 n बराबर 800, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो n बराबर 16, एक आंसर आ चुका है। उसके बाद अगर देखिए l इजिकल टू an बराबर 45। अब यहाँ पर हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 45 है तो 45 लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 हो जाएगा डी का वैल्यू। इसका ये भी आंसर है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए अभिष्ट बिंदु यानी कि P XY है। अब विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर विभाजन सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है। विभाजन सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x इजिक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। अब पूरा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग तो
8-3/5 हो जाएगा, तो 5/5 इज इक्वल टू 1। फिर देखिए y इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y1 इज इक्वल टू m1 m2। इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 15/5 सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यही तो आंसर हो गया। अतः p बिंदु के निर्देशांक 1, 3, ये हो गया इसका आंसर। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2, 3 -1, 0 और 2, 4 हैं। यहाँ पर देखिए माना त्रिभुज के शीर्ष A 2, 3, B -1, 0, C 2, -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए x1 x2 x3 रहेगा, उसके बाद यहाँ पर 1/2 को आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 23, 31, 12, इतना याद रखिएगा। 23, 31, 12, 23, 31, 12 यानी कि y2 - y3, फिर y3 - y1, फिर y1 - y2। बस संख्या को याद रखिएगा, 23, 2, 3, 23, 31 और यहाँ पर 12। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 21/2 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। 21/2 वर्ग मात्रक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कोस थीटा बाय 1 + कोस थीटा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। LHS से सोल्व करेंगे। कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है माइनस रहेगा। फिर कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न का यहाँ पर जोड़ घटाव हो जाएगा, भिन्न का यहाँ पर घटाव है तो घटाव करेंगे हम लोग। साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए और नीचे सेम है तो ऊपर सेम से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 - कोस थीटा माइनस कर देंगे का होल स्क्वायर भी लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर 1 - कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 - कोस होल स्क्वायर यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। 1 - कोस होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 1 - कोस इंटू 1 - कोस 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बार हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में कोस के फॉर्मेट में 1 - कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद अब कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 - कोस 1 - कोस कट गया, हमारे पास बचा इतना सा 1 - कोस बाय 1 + कोस। तो ये तो हम लोगों को प्रूव करना था, RHS से प्रूव हो गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रूव करने वाला को जब तक 2-3 बार नहीं बनाइएगा बहुत दिक्कत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करें और उनकी लंबाई मापें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का हम लोगों को एक वृत्त बनाना है। वृत्त बना दिए, उसके बाद इसी को आगे बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। 2 वृत्त बन गया। अब देखिए OP का मध्य बिंदु निकालना है। OP का मध्य बिंदु M निकल जाएगा। M निकालने के बाद M को केंद्र मानकर इस तरीके से एक वृत्त बना देना है। वृत्त बनाइएगा तो छोटा वाला वृत्त में कहीं ना कहीं टच होगा, तो यहाँ से P को मिला देना, यही इसकी स्पर्श रेखाएं हो गया। अब देखिए PQ और PR
4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 4.5 सेंटीमीटर होगा वो देखिए। पहले इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा रफ में। यहाँ पर ओपी है और ओपी ये वाला जो वृत्त है, छोटा वाला वृत्त, वहाँ से लेकर पी तक आया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और नीचे ओपी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है और त्रिज्या, छोटा वाला का भी त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है। छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 4। तो यहाँ पर पाइथागोरस से हम लोग आराम से पी क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पी क्यू निकाल सकते हैं। तो यहीं से पी क्यू निकाला गया है और पी क्यू का वैल्यू 4.5 है। फिर देखिए नेक्स्ट अथवा में एक क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 सेंटीमीटर नीचे खींच लेंगे, फिर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर चाप से 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 4 सेंटीमीटर काटेंगे, फिर यहाँ पर से जो मिलेगा उसको इधर से मिला देंगे 5 सेंटीमीटर लेकर। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन गया। अब आगे इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर चाप का नुकीला लोहा वाला को रखना है, सुई को, और उससे पहले तो एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से सीधा। फिर यहाँ पर एक चाप काटना है, चाप को छोटा बड़ा किए बिना दूसरा चाप और तीसरा चाप काट लेने के बाद उसी चाप में एक चाप इस तरीके से मारना है। अब इसको छोटा बड़ा किए बिना यहाँ पर मारना है। मारने के बाद फिर 60 डिग्री का बना लेना है। एक बार यहाँ से काटना है, फिर इसको मिला देना है और उसी काट से यहाँ पर भी मिलाना है इस तरीके से। मिलाने के बाद इधर भी सेम एक बार इसे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, छोटा बड़ा किए बिना इसको काट लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सीधा मिला देना है। बस यही हो जाएगा इसका रचना। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर की ओर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर छायांकित भाग ये वाला है, ये आपका छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है और एक यहाँ पर अर्धवृत्त अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिलकर पूरा वृत्त हो गया। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त हैं। हल देखिए, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का व्यास ए डी बराबर बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर। प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। 2 वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 को अर्धवृत्त है, 2 से गुना कर देंगे तो मोटा मोटी एगो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई फिर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 है, आर का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे इसको तो 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यही इसका आंसर हो गया। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है। 5 नंबरी क्वेश्चन है। देखिए, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का हम लोगों को विविक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। सी नंबर पे देखिए, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है। देखिए हल, यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3 है। तो विविक्तर निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस
4AC, बी का वैल्यू रखेंगे -2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर -4AC, एक का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 1/3 है। इसको सोल्व करेंगे तो विकतर 0 हो जाएगा, और जब विकतर 0 होता है तो समान मूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति d बराबर 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र x बराबर -b ±√d/2a, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, द्विघाती सूत्र यहाँ से। फिर हम लोग तीसरा नंबर देखिए मूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ सोल्व करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, इसको फिर काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। मूल यहाँ पर देखिए समान बोला गया है, तो समान 1/3 दो बार लिख देना, 1/3 ही होगा। ठीक है, मूल, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू AB बाय PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA बाय PR का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए रचना, AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। प्रमाण में देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखें 1/2 गुना BC गुना AM, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू 1/2 QR इंटू PN, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू, बस यहाँ पर जो ऊपर लिखे समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, भाग देंगे, जैसे 1/2 कट जाएगा, और जो बच्चा है BC इंटू AM और QR इंटू PN उसको लिख देंगे। इसको समीकरण तीसरा मान लेंगे। इसको समीकरण तीसरा मानने के बाद अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि समरूप है दोनों त्रिभुज। फिर देखिए कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री रचना से, तो इस प्रकार त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN हो जाएगा। AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों का जो भुजा है उसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो AM बटे PN बराबर AB बटे PQ। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है, लेकिन AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR इज इक्वल टू CA बटे RP, समीकरण चौथा हो जाएगा। अब देखिए AM बाय PN इज इक्वल टू AB बाय PQ, समीकरण तीसरा से यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू AB बटे PQ इंटू AB बाय PQ। देखिए 2 बार AB है 2 बार PQ है, तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए समीकरण 4 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू AB बाय PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA बाय PR का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 30 डिग्री, और वहीं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
और यहाँ पर मीनार 50 मीटर है, तो भवन का ऊंचाई याद करना है, एच हम लोगों को निकालना है। देखिए, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच, ए सी बराबर एक्स और सी डी बराबर 50 है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू h है और ए सी का वैल्यू x है। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू √3/h हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज ए सी डी में सी डी बाय ए सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब देखिए सी डी का वैल्यू 50 है, ए सी का वैल्यू x है, इज इक्वल टू √3। अब इसको सोल्व करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, और h का वैल्यू आ जाएगा 16.2/3, और यही इसका आंसर है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़िए नेक्स्ट 50 नंबर की ओर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हल देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 हो जाएगा, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5, ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई h मान लेते हैं। अब देखिए एक h बराबर 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा शंक्वाकार भाग का ऊंचाई। फिर देखिए नेक्स्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। सोल्व करेंगे तो L का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 77 आ जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग और सोल्व करेंगे तो 137.5 सेंटीमीटर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर देखिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस πrl, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे 2πr² 70 आया है, फिर πrl यहाँ पर 137.5 आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 51 नंबर की ओर। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के शिखर की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, और यहाँ पर पाई का वैल्यू ऑलरेडी 22/7 दिया हुआ है। तो इसका हल देखिए, यहाँ h बराबर 45 सेंटीमीटर, r1 बराबर 28 सेंटीमीटर, r2 बराबर 7 सेंटीमीटर। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरा सब कुछ तो दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते जाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं पर मिस्टेक हो जाता है, तो अगर आप फॉर्मूला सही सही लिखे हैं तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, स्टेप मार्किंग के थ्रू से नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला को लिखना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, सीधे अप्लाई कीजिएगा और गलत हो जाता है कुछ, तो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। फॉर्मूला लिखिएगा, स्टेप मार्किंग को देखकर नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आयतन का वैल्यू आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का आंसर हो गया। अब देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को L का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला है पाई L इंटू r1 प्लस r2। तो यहाँ पर L पहले निकाल लेंगे, तो L का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो 49.65 आ जाएगा L का वैल्यू। अब देखिए छिन्नक का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। इसको सोल्व करेंगे, पहले वैल्यू रखेंगे फिर सोल्व करेंगे, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार जरूर बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल 100, 150, 100, 150, फिर 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350, फिर बारंबारता है 4, 5, 12, 2, 2। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। यहाँ पर वर्ग अंतराल को पहले लिख लेंगे, फिर बारंबारता को लिख लेंगे। लिखने के बाद वर्ग चिन्ह लिखेंगे। वर्ग चिन्ह में क्या करना है, वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ देना है। 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो बच जाएगा 2 1 2, फिर यहाँ पर 25, 125 आया तो 125 यहाँ पर लिखना है। फिर दोबारा 150 और 200 को जोड़ेंगे, 150 200 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। 350 को फिर से 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देने का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब 2 से कहाँ से भाग दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला है 2 से भाग देना ही पड़ेगा। तो 2 1 2, उसके बाद 2 7 14, 2 5 10, 175। यहाँ पर देखिए 175। उसी प्रकार से 200 और 250 को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 को 2 से भाग देंगे तो 225 आएगा। पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेने के बाद ये आपका x1 हो गया। अब देखिए f1 इंटू x1 दोनों को गुना करना है। 125 गुना 4 500, 175 गुना 5 875, 225 गुना 12 2700। उसी प्रकार 275 गुना 2 बराबर 550 और 325 गुना 2 बराबर यहाँ पर 325, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा और 650, यहाँ पर 650 हो जाएगा। 650 लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 650। अब पूरा हम लोग 500 फिर 875 2700 550 और 650 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5275 हो जाएगा, ठीक है 5275। यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा 650 है ये 650, तो यहाँ पर जोड़ने से 5275 हो जा रहा है। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला सिग्मा f1 x1 डिवाइडेड बाय सिग्मा f1। तो सिग्मा f1 x1 आपका यहाँ पर है। सिग्मा मतलब योग, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ 5275 बटे यहाँ पर फिर से f सिग्मा f का वैल्यू 25 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 2 जोड़ 2 तो 25 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 211, तो 211 माध्य हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और मैथ में बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट रहता है, इसी पैटर्न पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम बस इतना है कि माध्य की जगह में बहुलक पूछा जा सकता है या माध्यक पूछा जा सकता है, या फिर माध्य पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन भी रह सकता है या फिर थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यानी कि जो फॉर्मूला है वो तो यही सब अप्लाई होगा जो यहाँ पर हुआ है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, पूरा देख लीजिएगा तो आराम से आपका 80 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइए तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।